हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 19 जनवरी को पीएम की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड और गोवा के प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मुहर। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी सम्मेलन में वर्चुअली देंगे संबोधन। आज से 21 जनवरी तक वर्चुअल मोड में आयोजित हो रहा है सम्मेलन। सपा के कार्यालय के बाहर पुलिस का जागरूक अभियान। पुलिस ने कोविड-19 के लिए लोगों को किया जागरूक। यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज ने दुनिया को कहा अलविदा। 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सीएम ने जताया दुख। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। बीजेपी की कोर कमेटी ने रविवार को उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 जनवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे शुरू हुई बैठक रात करीब 10 बजे तक चली। प्रत्याशी चयन के लिए 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया था, जिन पर कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में राज्य की सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशी चयन पर विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के मुताबिक 20 या 21 जनवरी को उत्तराखंड के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। वर्तमान में 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 57 सदस्य हैं और इन चुनावों में पार्टी ने अब की बार 60 पार का नारा दिया है। विश्व आर्थिक मंच WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बता दें कि लगातार दूसरी बार ऑनलाइन ये आयोजित किया जा रहा है और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विशेष भाषण देंगे और विश्व के हालातों पर चर्चा करेंगे। ये आयोजन 17 से 21 जनवरी तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी के अलावा इस शिखर सम्मेलन में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बता दें कि इस कार्यक्रम का विषय विश्व के हालात रखा गया है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को वाराणसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारी से ऑनलाइन संवाद करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने जोर आजमाइश करना शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रैली और तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को अपने वाराणसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारी से ऑनलाइन संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और चुनाव जीतने का मंत्र भी देंगे। पीएम मोदी 18 जनवरी की सुबह 11 बजे नमो ऐप के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इसी बात की जानकारी देते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश इकाई ने ट्विटर हैंडल पर लोगों से नमो ऐप के जरिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए कहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर है। यहां पर वे स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेंगे और कोविड अस्पताल भी जाएंगे। इसके बाद पार्टी के उम्मीदवारों से भी वो मुलाकात करेंगे, फिर वे दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। ये दौरा 2 तरह से खास माना जा रहा है। पहला, गाजियाबाद में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसके संक्रमण को कम करना जरूरी हो चुका है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में पहले चरण यानी 10 फरवरी को 58 सीटों पर चुनाव है और अधिसूचना भी जारी होने के बाद ये पहला उनका दौरा है। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए कोरोना संक्रमण कम करना भी आवश्यक हो गया है। साथ ही कुछ नेताओं के पार्टी में शामिल होने की भी संभावना है। उत्तराखंड में बीजेपी में खींचतान लगातार जारी है। कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में इस्तीफा देने के बाद मना लिए गए वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी ने रविवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने देर रात बयान जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है और इसकी जानकारी राज्यपाल को भी भेज दी गई है। वहीं हरक सिंह रावत को 6 सालों के लिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया गया है। हरक सिंह रावत ने इससे पहले भी अपने इलाके में सुविधाओं की मांग करते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय बीजेपी आला कमान के दखल देने से वे मान गए थे। इसके बाद भी चर्चा चल रही थी कि उनकी और सीएम धामी के बीच खींचतान खत्म नहीं हुई है। अयोध्या में स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी रिश्तेदार बलराम मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बसपा और बीजेपी में भी थे। स्वामी के सपा में जाने के बाद से ही मौर्य बिरादरी के नेता बलराम के सपा में जाने के प्रबल आसार थे।
बीजेपी छोड़कर सपा में पहुंचे शामिल बलराम मौर्य का रविवार को शाम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव, संचालन महासचिव हामिद जाफर ने किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि समाज का सम्मान सपा के अलावा अन्य किसी पार्टी में नहीं है। इनके आने से अब 2022 में सपा की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देश में कोरोना के मामलों का लगातार कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कल कोरोना वायरस के 2,71,202 मामले सामने आए थे। फिलहाल देश में कोरोना के 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में 385 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। संक्रमण दर की बात करें तो रोजाना का संक्रमण दर 19.65% तो वही संक्रमण दर 14.41% पर है। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर बीते 24 घंटे में 18,286 नए केस आए, जबकि 28 संक्रमितों की मौत हो गई। फिलहाल संक्रमण दर 27.87% है। वहीं राजधानी में कोरोना के अब तक कुल मामले 17 लाख के भी पार पहुंच चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 25,363 हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक संक्रमण दर बीते दिन की तुलना में घटकर 27.87% हो गई है। बीते दिन संक्रमण दर 30.64% थी। वहीं एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 89,819 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के कहर के बीच अब सोमवार से स्कूल नहीं खुलेंगे। राज्य सरकार के आदेश के चलते स्कूल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएगी। वहीं 22 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद रखा गया है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन ने 7 जनवरी को आदेश जारी कर 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया था, जिसके बाद 17 जनवरी से स्कूल खुलने थे। लेकिन अब फैसला लिया गया है कि फिलहाल बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलों को अभी नहीं खोला जाएगा। प्रदेश के स्कूलों को बंद रखने की समय अवधि बढ़ाए जाने के लिए शासन स्तर से रविवार शाम को शासन आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। जिले में रविवार को मिले 3 ओमिक्रॉन संक्रमित में 2 साल का एक बच्चा भी है। संक्रमितों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जाहिर है कि शहर में ओमिक्रॉन पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद ही इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं राहत की बात यहाँ पर यह भी है कि इनमें से किसी की हालात चिंताजनक नहीं है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है और तीनों के संपर्क में आने वालों की जाँच कराई जाएगी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच देश में जोर शोर से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। कोविन पोर्टल के मुताबिक 15 से 17 आयु वर्ग के 3,45,35,664 वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इस आयु वर्ग करीब 7.5 करोड़ बच्चे हैं। जिस रफ्तार से 15 से 17 साल के आयु वर्ग के बच्चों में टीकाकरण हो रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के अंत तक ये पूरा हो जाएगा। उस आयु वर्ग में टीकाकरण, जिसके बाद 12 से 14 आयु वर्ग में टीकाकरण शुरू हो सकता है। भारत में 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन देने की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी भी दे दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 12 से 18 साल के आयु वर्ग में दी जा सकती है। अभी 15 से 17 एज ग्रुप में यही वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और NTAGI के सूत्रों के मुताबिक मार्च तक 15 से 17 आयु वर्ग का टीकाकरण होने के बाद इन बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा सकता है और इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं इसको लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन बैठक में फैसला करेगी। वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार से एक बार फिर दिल्ली के बाजार गुलजार होंगे। ऑड इवन आधार पर दुकानें खुलेगी। व्यापारियों और ग्राहकों की आवाजाही फिर से सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी। हालांकि कोरोना संक्रमण के प्रसार की वजह से अन्य राज्यों से आने वाले व्यापारियों की संख्या काफी कम हो चुकी है। सोमवार से ऑड इवन आधार पर दिल्ली के थोक व बड़े बाजार शुक्रवार तक खोले जाएंगे। शराब के शौकीन लोगों के लिए शराब की दुकानें भी खुलेगी। हालांकि शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें बंद होने की वजह से सोमवार को भीड़ बढ़ने के आसार है और सामाजिक दूरी का पालन संभव नहीं हो पाएगा। प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। आपको बता दें कि वे 83 साल के थे। पंडित बिरजू महाराज का रविवार देर रात निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक पंडित बिरजू महाराज की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई।
उनके निधन की जानकारी उनके पोते ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्र है। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। बीती 14 जनवरी को लद्दाख में तैनात कैप्टन अभिषेक मिश्रा शहीद हो गए थे। देर रात वो पत्नी के साथ कमांडिंग ऑफिस जाते समय उनका ट्रक खाई में गिर गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। किसी तरह उनकी पत्नी को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। रविवार को अभिषेक मिश्रा का पार्थिव शरीर उनके निवास कानपुर पहुंचा, जहां लोगों ने नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी। कैप्टन अभिषेक मिश्रा लेह लद्दाख में तैनात थे। कमांडिंग ऑफिस जाते समय उनकी पत्नी भी साथ थी। बताया जाता है कि कैप्टन अभिषेक ट्रक से कमांडिंग ऑफिस जा रहे थे। देर रात के चलते घना कोहरा छाया हुआ था। पहाड़ी रास्ता होने के कारण विजिबिलिटी भी कम थी, जिसमें ढलान पर होने के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया। हालांकि परिवार की जान तो बच गई, लेकिन खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी अक्षी मिश्रा की जान किसी तरह बचाई गई, लेकिन कैप्टन अभिषेक शहीद हो गए। बदायूं में बरेली कासगंज रेल मार्ग पर आने वाले दिनों में ट्रेनों के आवागमन के दौरान रेलवे फाटक बंद होने समेत खुलने के बीच लगने वाले जाम से राहगीरों को निजात मिल जाएगी। वजह है कि इस रूट पर मौजूद सभी रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने का रेलवे सेक्शन वर्क्स का काम तेजी से चल रहा है। इसी काम का नतीजा है कि जिले में अब 3 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए सेक्शन वर्क्स की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इसी रूट पर केवल बदायूं शहर का जिक्र करें तो यहाँ 3 रेलवे क्रॉसिंग है। इनमें दत्तागंज तिराहा, मेकुलाल रेलवे क्रॉसिंग और नेकपुर रेलवे क्रॉसिंग शामिल है, जहाँ पर मेकुलाल रेलवे क्रॉसिंग पर राज्य सरकार की ओर से ओवरब्रिज बनाया जा चुका है। वहीं नेकपुर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास निर्माण का काम आखिरी चरण में पहुंच चुका है। गुजरात कॉलेज के पास ई-कॉम एक्सप्रेस प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर कार्यरत विजय देसाई पार्सल पहुंचाने के लिए पालड़ी के सुरदीप डुप्लेक्स गए। बता दें कि उनके पास 68 पार्सल थे, जिनमें से 38 पार्सल डिलीवर किए गए थे। एक पार्सल सुदीप डुप्लेक्स पहुंचाने के लिए गए। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची। साथ ही उसने फूड पार्सल पहुंचाने जाते समय डिलीवरी बॉय का पार्सल चुराने का आरोप लगाया। आरोपी चोरी के पार्सल को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने गए थे। इस दौरान उन्हें कैश और पैसे ले लिए थे और जिस पार्सल का भुगतान ऑनलाइन किया गया था, उन्हें गरीबों को दे दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र ने रविवार रात आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास छात्र ने सुसाइड कर लिया। ये छात्र हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। मुंबई पुलिस ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में उन्होंने कहा कि उन्हें अवसाद था और उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। आगे की जांच जारी है। आत्महत्या करने वाला 26 वर्षीय छात्र इंजीनियरिंग में मास्टर्स के 2nd ईयर में था। उसे आनंद फानन में मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये छात्र डिप्रेशन का शिकार था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर स्टूडेंट के तनाव की वजह क्या थी। मैदानी इलाकों में जारी कड़ाके की ठंड का दौर रविवार को भी जारी रहा। दिन के लुढ़के पारे की वजह से राजधानी में लगातार चौथे दिन सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन दर्ज होने की संभावना जताई है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 13 जनवरी से शुरू हुआ ठंडे दिन का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इसी कड़ी में दिल्ली के कुछ इलाकों में लगातार चौथे दिन सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। हालांकि दिल्ली के आधिकारिक मानक केंद्र सफदरजंग पर इस तरह की स्थिति नहीं रही। मिली जानकारी के मुताबिक लगातार कोहरा और बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। प्रशांत महासागर में टोंगा आइलैंड के पास ज्वालामुखी में एक और बड़ा विस्फोट हुआ है। विस्फोट की वजह से टोंगा के पड़ोसी देश न्यूजीलैंड और फिजी में फिर से सुनामी का खतरा बढ़ चुका है। इससे पहले शनिवार को ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद टोंगा पर सुनामी आ गई। शनिवार का विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि सुनामी की लहरें जापान तक पहुंच गई। जापान के अमामी ओशिमा तट से करीब 4 फीट ऊंची सुनामी लहरें टकराई थी। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।